आज के चर्चा में हम आपके सम्मुख नॉर्वे में घटित हुई भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे के समय एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर विचार करेंगे। और मैं मानता हूं कि कोई भी चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण होती नहीं हैं। ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उसमें कुछ अच्छाइयाँ ही होती हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि नॉर्वे में जो कुछ भी घटित हुआ वो बहुत बेहतर हुआ, बहुत बेहतर हुआ। खासकर हम लोगों के लिए, जो काफ़ी लोग अभी भी हमारे यहाँ शयन में मशगूल हैं, शायद उसी बहाने उनको कुछ जानने के लिए मिला। हम इस घटना परिघटना में अपना कुछ भी रखने नहीं जा रहे हैं। हमारा बस केवल और केवल इस चर्चा में इतना ही योगदान है कि उस दरमियान जो सवाल और जवाब हुए वो चूँकि मूलतः अंग्रेजी भाषा में हुए, तो हमारे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो उसको समझने में बिल्कुल विफल रहेंगे, उनके लिए समझना वो संभव नहीं है। मैं स्वयं अंग्रेजी का बहुत जानकार हूँ नहीं, मुझे खुद चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों का सहारा लेकर के उसको ट्रांसलेट किया है। हो सकता है उसमें थोड़ी छोटी मोटी त्रुटियाँ भी हों, लेकिन उसको आप लोग सुनिए। और मैं तार्किक तौर पर उन में हुए एक एक प्रश्न और भारतीय ME के तरफ से CB जॉर्ज जी के द्वारा जो जवाब दिए गए हैं उनको संकलित तौर पर यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा, क्रमबद्ध तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। प्रश्न यहाँ से शुरू ये होता है, मैंने शीर्षक ही रखा है कि हम भारत पर ट्रस्ट क्यों करें। ये मैडम होती हैं नॉर्वे की एक पत्रकार मोहतरमा, वो प्रश्न यहीं से शुरू होता है, भारत पर ट्रस्ट क्यों करें। इससे पहले शुरुआत ये होती है कि भारतीय प्रधानमंत्री और नॉर्वे के प्रधानमंत्री दोनों का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि परंपरागत तौर पर चला आया है कि जब दो देशों के प्रमुख मिलते हैं तो दोनों ने आपस में क्या क्या बात किया, क्या क्या विचार विमर्श किया, किस किस निष्कर्ष पर पहुंचे, क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या क्या समझौते हुए, उसको मोटा मोटा जो मुख्य चीजें होती हैं उसको ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है साझा करते हैं। वही प्रक्रिया वहां भी चल रही थी। प्रक्रिया संपन्न हुई। एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात, एक दूसरे के जनता को धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात जब भारतीय प्रधानमंत्री मंच से बिल्कुल मुड़े और उतर रहे थे, उसी दरमियान मोहतरमा आती हैं और प्रश्न करती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। वो बिना कोई ध्यान दिए मंच से उतर जाते हैं। ये पीछे से चिल्लाना शुरू करती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया के सबसे बेहतर मीडिया के सवालों को क्यों नहीं लेते। अब यहां इनकी भाषा की तमीज देखिए। यही होता है संस्कार कि हमारे यहाँ कोई जो है व्यक्ति होता है, एक वरिष्ठ व्यक्ति भी होता है, तो भी एक सभ्यता और शिष्टता के साथ पेश आता है। एक आप 60 साल के बुजुर्ग को भी बात करते हुए देखेंगे, एक 35 साल के व्यक्ति से कोई बाहरी होगा तो उससे जी या जो भी शिष्टता का शब्द हैं, उन शिष्टागत शब्दों में शिष्टाचार के अंतर्गत बात किया जाता है। इनको जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इनके नौकर चाकर हैं, ये चिल्लाएंगे, चीखेंगे, ये बेहयाई करेंगे और उसके बाद इनके सारे सवालों का जवाब देते जाएंगे। तुम्हारे पास सवाल, मेरे पास ही कुछ बच्चे फोन करते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि बात आ गई है तो जो कुछ बच्चे हैं फोन करेंगे, हाँ सर बताइए, तो मैं तुरंत उनको काट देता हूँ फोन, या आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। यानी उनके द्वारा समस्याएं संक्रमण हमारे यहाँ भी घुसने शुरू हो गई हैं। ना नमस्ते सर, ना कुछ, बस केवल हाँ सर बताइए। तो मैं उन शब्दों का जवाब देना अपेक्षित नहीं समझता हूँ। मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ ऐसे लोगों के मैसेज का, या ऐसे लोगों से मैं फोन पे बात करता हूँ तो बिना जवाब दिए मैं फोन काट देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी भी आगे बढ़ गए, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है उनके शब्द जो है बेतुके थे या कोई भी चीजें थी। होता क्या है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर सवाल जवाब नहीं होते हैं। जब कोई दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष दौरा करते हैं तो 1 महीना पहले से ही उनके बीच के जो दौरे के कार्यक्रम होते हैं, प्रारूप होते हैं, पहले से तय हो जाते हैं, निर्धारित हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई प्रेस रिलीज बुलाना था तो आपको बाकायदा प्रधानमंत्री को इसकी सूचना देनी चाहिए। हो सकता है उसकी अनुमति देते दोनों देश। अब देखिए सिक्योरिटी का प्रश्न, आप तो कहेंगे कि नहीं दे देने में क्या लगता था। आप देखिए कि जब दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है
सुरक्षित नहीं है, तो अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कुछ हो जाता, कौन उसकी जिम्मेदारी लेता? वो बैठ के वहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब दे, तुम टूल किट बुला के जो दुनिया भर का अपना 2-4 जो है इधर उधर के आतंकियों को बैठा के वहाँ पे और कुछ भी इधर उधर की करवा दो, उसके लिए जिम्मेवार कौन होता? तुम जैसे पत्रकार ना तो नॉर्वे के लिए हितैषी हो, ना भारत के लिए हितैषी हो। तुम चाहती ही थी कि कुछ ऐसा बावंडर हो कि जिससे दोनों देशों के बीच जो संबंध, जो बातचीत बनी हुई है, वो पटरी पर उतर जाए, जिसमें तुम सफल नहीं हुई, क्योंकि मोदी जी ने उसको अनसुना किया और बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, जहां तक मैं मानता हूं। वो आगे बढ़ गए। अब यहां पर ये ट्वीट करती हैं और ट्वीट में जो है कहती हैं कि इसीलिए जो है उल्टा सीधा अपना बदजुबानी करती है कि इसीलिए हम दुनिया के सबसे जो है स्वतंत्र मीडिया संस्थानों में प्रथम स्थान पर आते हैं और भारत 197वें स्थान पर है, 157। और भारत की तुलना ये जो है फिलीपींस और फिलिस्तीन और जो है क्यूबा जैसे देशों से करती हैं। अच्छी बात है, आप कीजिए, आपको शोभा देता है। होता क्या है कि हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा जब इस ट्वीट को इनको ट्विटर पर पढ़ा जाता है तो वहाँ से रीट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं और आपको भी सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और अपने प्रश्न कीजिए। फिर ये जब यहाँ बात आती है तो यहाँ पहुँचने के पश्चात पहला सवाल इनका होता है कि हम आप पर ट्रस्ट क्यों करें, हम भारत पर ट्रस्ट क्यों करें। MIA से, भारतीय विदेश विभाग के जो वहाँ पर जवाब दे रहे होते हैं CB जाट साहब से। और दूसरा होता है कि अपने देश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने की क्या आप कोशिश करेंगे? क्या आप हमें विश्वास या दिलासा दिला सकते हैं कि आप अपने देशों में मानवाधिकार, ये जो अल्पसंख्यक हैं उनके मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे? ये दो इनके मूल सवाल होते हैं। जवाब इसका भी दिया जाता है। सवाल का जवाब देते हुए CB जाट साहब कहते हैं कि मोहतरमा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कि भारत है क्या, भारत क्या है, और आप ही नहीं दुनिया भारत को या दुनिया को हम पर क्यों भरोसा है। मैं आपके इन दोनों सवालों का पहले जवाब देना चाहता हूं। वो कहते हैं किसी भी राज्य के निर्माण में, मोहतरमा आपने भी पढ़ा होगा कि 4 तत्व मूलभूत होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन चारों को अगर उठा के देख लें तो मैं परिचय देना चाहता हूं कि भारत है क्या। जनसंख्या के स्तर पर देखें तो हम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले लोग हैं। दूसरे पे आ जाइए भूभाग के, तो हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतर जलवायु में बसने वाले लोग हैं, जहां हम ठंडी, गर्मी, वर्षा तीनों की अनुभूति कर सकते हैं। ये ईश्वर ने हमें दिया है। तीसरा सरकार, तो हमारे पास संविधान के द्वारा, एक रचित संविधान के द्वारा संचालित होने वाली सरकार है। और चौथा संप्रभुता, जो कि आप जैसे देशों के लिए सबसे चिंता का विषय है कि हम एक संप्रभु नेशन के तौर पर कैसे आज संचालित हो रहे हैं। तो आपको जो है सूचित कर देना चाहता हूं कि आज हम सावर्ण कंट्री के तौर पर, संप्रभु कंट्री के तौर पर अपने सवालों को, अपने निर्णयों को लेने में सक्षम हैं और हम अपनी विदेश नीति, अपनी घरेलू नीति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये उनका जवाब होता है। और वो कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम दुनिया की 500 साल पुरानी सभ्यता, हम दुनिया की 500 साल पुरानी सभ्यता हैं। हमें गर्व है कि इस दौर में हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया, हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया। आपके द्वारा प्रयुक्त जो फोन नंबर है वो भी हमने दिया, जिसमें आप 0 टिक टिक करती हैं, ये 0 भी हमने दिया। शतरंज की जो मोहरें आप बिछाती हैं, ये भी हमने दिया दुनिया को। योग जिसे दुनिया सराहती है, आपने दुनिया को रोग बांटा, चाहे वो मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो। मानसिक तौर पर दुनिया को दिवालियापंथी और विपथन के तौर पर आपने भेजने का प्रयास किया। शारीरिक तौर पर आपने दुनिया में केवल और केवल गंदगी, विध्वंसकारी चीजें फैलाने का कार्य किया। और हमने दुनिया को रोग नहीं, हमने दुनिया को योग बांटा है, जिसे आप भी सराहते हैं।
आप भी बैठ के उठक बैठक करते हैं, तो ये हमने दिया है। इस बीच टोका टोकी होती है। टोका टोकी होने के पश्चात पुनः वो कहते हैं धैर्य रखिए, संयम रखिए, और वो कहते हैं कि हमें गर्व है अपनी सभ्यता पर। आज भी हम दुनिया की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें गर्व है अपनी सभ्यता पर कि हम न केवल 5000 साल पुरानी सभ्यता हैं, अपितु हम निरंतर एक सभ्यता के रूप में अपने आप को स्थापित रख पाए। हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार की झंझावतों से हम लोग गुजरे, विभिन्न प्रकार के आक्रमण हुए, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई, मानवीय और प्राकृतिक समस्याओं को झेलते हुए, दोनों ही समस्याओं को झेलते हुए हमने अपने आप को सुरक्षित रखा। हमें मिटाने के लिए अरब ने भी प्रयास किया, यूरोप ने भी प्रयास किया, आप लोगों ने भी किया, लेकिन उसके बावजूद उन समस्त मानवीय समस्याओं को झेलते हुए भी हम अपनी 5000 साल पुरानी विरासत और सभ्यता को बचाने में सफल रहे। हमें गर्व है अपनी सभ्यता पर। आज दुनिया की पुरातन सभ्यताओं में लगभग सारी सभ्यताएं विध्वंस हो चुकी हैं, कोई सभ्यता अपने मूल रूप में नहीं है, और तब भी अपनी हम सनातन की जो है 5000 से पुरानी सभ्यता को लेकर के, आज वैदिक सभ्यता को लेकर के अपने गतिमान हैं। हमें गर्व है अपनी सभ्यता पर। वो कहते हैं कि मोहतरमा आपका सवाल है कि लोग भारत पर ट्रस्ट क्यों करें, लोग हम पर ट्रस्ट क्यों करें। तो ये तो हमने अपने अतीत के बारे में बताया। वर्तमान भारत पर लोग ट्रस्ट क्यों करें, इसके पीछे आपको 2019 के उस दौर में जाने की जरूरत है जब दुनिया कोविड महामारी से लहूलुहान थी। दुनिया को ने उस आपदा को भी अवसर बनाया। हम उस दौर में किसी गुफा में नहीं छिपे थे मैडम। ये नॉर्वे के ऊपर तंज है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके ऊपर तंज है कि आपकी टोटल 53 लाख के लगभग आबादी है, और उस दौर में जब कोविड फैला तो एक जो है आपका जो पुत्र था वह पिता के लिए उपस्थित नहीं था, क्योंकि हमारी छोटी सी आबादी संक्रमित हो जाएगी तो हम तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वो उठा के उनको डॉक्टरों के भरोसे कर दिया गया। अपने परिवार का व्यक्ति अपने ही परिवार के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। और तब उस दौर में हम भारतीयों ने दूसरों का को भी आश्रय दिया। हम कोई आप लोगों की तरह गुफा में नहीं छिपके बैठे थे। उसके पश्चात हम दुनिया की मदद हेतु आगे आए। 100 से अधिक देशों को हमने वैक्सीन मुहैया कराया, और वो भी व्यापार नहीं किया आप लोगों की तरह। हमने मुफ्त में मदद के तौर पर जो है ये वैक्सीन उपलब्ध करवाया था। 150 से अधिक देशों को हमने दवा उपलब्ध कराया। इससे दुनिया भारत पर भरोसा करती है, और इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ता भी है। फिर इनके द्वारा टोका टोकी किया जाता है। बिफर पड़ते हैं दिग्विजय साहब, कहते हैं मैडम तमीज और तहजीब का परिचय दीजिए, धैर्य और संयम रखिए। जब सवाल किया है तो जवाब भी देने के लिए थोड़ा समय रखिए, धैर्य रखिए। ना धैर्य तो थोड़ा सीख लीजिए जाके कि कैसे तहजीब के साथ जो सुना जाता है। मैंने आपके सवालों को सुना और मैं जवाब दे रहा हूं, तो आपको शायद जवाब सुनना चाहिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य बनाए रखना चाहिए। कब जवाब देना है, कहां देना है, कैसे देना है, उन्हीं के शब्द हैं। कैसे देना है ये मेरे क्षेत्राधिकार का विषय है मैडम। आपने सवाल पूछा, अब जवाब देना मेरा अधिकार है। और ज्ञातव्य हो, बहुत सलीके से और बहुत एक प्रकार से कन्फर्म रहिए कि मुझसे किसी खास तरीके से जवाब की अपेक्षा मत कीजिए। बहुत बड़ी लाइन है, मुझसे किसी खास तरीके से जवाब की अपेक्षा मत कीजिए। यानी मोहतरमा जो आप हमसे कहलवाना चाहती हैं, जो आपका टूल किट है, हम वो नहीं कह सकते। यदि आप ये सोच रही हैं कि आपको संतुष्ट करने के लिए हम आपके हिसाब से जवाब दें, तो इसकी अपेक्षा आप हमसे मत कीजिए। दूसरा, वो कहते हैं कि मैडम मानवाधिकार पे आपकी बड़ी तिलमिलाहट है। तो मैं अवगत कराना चाहूंगा कि भारत एक संविधान से संचालित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 100 करोड़ लोगों की हमारे यहां चुनाव में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी होती है। यानी आप जैसे 200 देश जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय हमारे यहां हम अकेले लेते हैं। 53 लाख आपकी आबादी, 200 नहीं, कम से कम 350 देश आएंगे। उसमें सारे तो वोटर होंगे नहीं। आबादी के हिसाब से अगर हम देख लें तो 150 देश आएंगे। वो 150 के क्यों आएंगे? आएंगे जो है ये समझ लीजिए कि 200 इधर हो गए और 50 उधर करोड़, 350 देश के लगभग आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आप हमको कम से कम मानवाधिकार के बारे में प्रवचन मत दीजिए। और
इतनी बड़ी जनसंख्या व बहुलता के पश्चात भी आज तक हमने संवैधानिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया। अन्य देशों की भांति हमारे यहाँ कोई सैन्य शासन, सैन्य हस्तक्षेप और कोई मार काट वाली स्थिति नहीं आई। जब जब हुआ हमने चुनाव के माध्यम से हमारे यहाँ जो है मैंडेट आया, जनमत आया, और उस जनमत के आधार पर चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, उसने उस जनमत को स्वीकार किया और फिर आगे के अपने शासन को आगे बढ़ाया। शायद आपको मोहतरमा कुछ जानकारी हो कि आप लोगों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन व स्वायत्तता की प्राप्ति के पश्चात तुरंत हमने एक संविधान का निर्माण किया। गांधी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण स्वायत्तता प्राप्ति हमने हासिल किया और उन्हीं के जन्मदिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में आप लोग भी मनाते हैं। शायद इससे भी अवगत होंगे। तो अहिंसा के बारे में, हिंसा के बारे में इन दोनों तत्वों पर आप हमको कम से कम उपदेश मत दीजिए, क्योंकि हम दुनिया के पथ प्रदर्शक रहे हैं। आप भी जो है गांधी के उसी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में आप भी मनाती होंगी। और G20 समिट का भी हमने एक सफल आयोजन अपने यहाँ किया। आज जब दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में उस समय 2 धड़ों में बटी हुई थी, तब हमने दुनिया को एक मंच पर न केवल लाने का कार्य किया, अपितु हमने पूर्ण निष्ठा और पूर्ण निष्पक्षता का परिचय देते हुए, दोनों धड़ों से अलग रहते हुए पूर्ण निष्पक्षता का परिचय देते हुए, दोनों पक्षों को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हुए दक्षिण अफ्रीका जैसे एक गरीब और पूर्व में शोषित देश, जिसको दुनिया आज हीन दृष्टि से देखती है, गरीबों को, हमने उस देश को G20 का सर्वसम्मति से मेंबर बनवाया, आम सहमति से मेंबर बनवाया। यह है दुनिया का हमारे ऊपर ट्रस्ट। चाहे वो रूस का पक्ष वाला हो, चाहे यूक्रेन का पक्ष वाला हो, दोनों पक्षों ने हमारी बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने के पश्चात एक आम सहमति से हम लोग दक्षिण अफ्रीका को उसका मेंबर बनवाने में सफल हुए। तो यह ट्रस्ट है कि चाहे यूक्रेन के पक्ष के व्यक्ति हों, चाहे वो पश्चिमी लोग हों, चाहे वो रसिया के पक्ष जो है समर्थक हों, दोनों ही लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट है। हमारे ऊपर ट्रस्ट का सबूत है। आपसे हमें ट्रस्ट की कम से कम प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है मैडम। थोड़ा बहुत आपको सरकारी ये जो है राष्ट्रीय खबरें पढ़नी चाहिए। आप मीडिया संस्थान से हैं, इस प्रकार से आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पत्रकार महोदया इतना सब कुछ सुनने के बाद भाग के बाहर चली गई और यहाँ पर गजब की एक प्रकार से देखा जाए ऊर्जा, सीबी जॉर्ज साहब को पता ही नहीं चला कि वो गई कब आई। बाद में जब उनसे सवाल पूछा जाए तो कहती है मुझे प्यास लग गया था, मैं तो बाहर चले गए थे। तुमको सुनने में महोदया प्यास लग जाती है। हमारे यहाँ जो बैठ के वहाँ पे सीबी जॉर्ज साहब हैं, वो बैठ के तुम्हारे सवालों का जो है उल जुलूल के जो सवाल है उसका जवाब फिर भी वो दे रहे हैं, उनको नहीं प्यास लगती है। यह है आपका धैर्य, यह है आपकी शिष्टता कि जब आप सवाल पूछती हैं और सवाल पूछ के क्लास में मैं खड़ा हूँ एक अध्यापक के तौर पर, आप सवाल पूछ लें उसके बाद पानी पीने चले जाएं। मैं सवाल बता रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मुझे नहीं प्यास लग रहा, सुनने में तुमको प्यास लग रहा है। ये है आप लोगों की शिष्टता मैडम। भारत में भी इस पर प्रतिक्रिया होती है और हो भी क्यों ना। राहुल गांधी जी इस पर सवाल फिर वही उनका रटा रटाया चीज, मोदी जी डरते क्यों हैं। महुआ मोइत्रा का और एक अभद्र टिप्पणी, वो कहती हैं कि जो काम भारतीय मीडिया नहीं कर सकी आपने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आपकी जो है साहस को सलाम। तो ये भारतीय है। हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में कि मीर जाफर था। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि मीर जाफर है। एक मीर जाफर जब मरा तो वो करोड़ों मीर जाफर को जो है पैदा करके गया। और ये महुआ मोइत्रा जी के ट्वीट को पढ़िए आप, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, जब वो कहती हैं करोड़ों भारतीयों की आप आवाज हैं, यानी नॉर्वे की पत्रकार महोदया करोड़ों भारतीयों की आवाज हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि करोड़ों मीर जाफर मौजूद हैं। 150 करोड़ भारतीय की बातें नहीं कर रही महुआ मोइत्रा। भारतीय प्रधानमंत्री कहीं जाता हो 150 करोड़ भारतीयों की बात करता है। और मैं बार बार कहता हूं कि जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा बंगाल चुनाव के पश्चात, वो सत्य कहा कि जो हम उनके हैं जो हमारे हैं। हम क्यों सारे बंगालियों की बात करें भाई, जो हमारी बात नहीं करते हैं उनकी बात क्यों उनको हम ढोके झूठे दौड़े। महुआ मोइत्रा जी के मुख पर जो दबी हुई जो दिल की आवाज थी जुमा पर आ ही गई कि करोड़ों भारतीयों की आप आवाज हैं, 150 करोड़ भारतीयों की नहीं। तो ये करोड़ों भारतीय वही हैं जो मीर जाफर हैं।
जो आज के मीर जाफर। रही बात इतनी ज्यादा स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर लेक्चर देने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के उस अतीत के बारे में आपका क्या कहना है। वास्तव में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे विसंक्रमित काल को हमने देखा है, और उस विसंक्रमित काल को झेलने वाले हम लोग रहे हैं। यही जो आपके टूलकिट गैंग हैं, इन्हीं लोगों ने हमको झेलाया है। यही राहुल गांधी जी जो बैठ के आपको शाबाशी दे रहे हो, आप राहुल गांधी को जो दुनिया का ग्लोबल लीडर बता रही हैं। इन्हीं की गवर्नमेंट में जब गांधी की हत्या होती है तो किस प्रकार से जो है ब्राह्मणों को निशाना बनाया जाता है, ब्राह्मणों के बहु बेटियों के साथ किस प्रकार से जो है महाराष्ट्र में अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार किया जाता है, उस पर किसी भी विदेशी मीडिया ने कोई जो है खबर छापा। कश्मीर में जिस प्रकार से कश्मीरी जो है हिंदुओं के साथ जो पलायन होता है, जिस प्रकार से उनकी महिलाओं के साथ, उनके बच्चे बहुओं के साथ व्यभिचार किया जाता है, जिस प्रकार से वहां हत्याएं की जाती हैं, तब आपका कहां था मानवाधिकार। बंगाल में भी हमारे यहाँ आतंकियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलता है। आज बीजेपी की शासन में उस पर भी तर्ज कस रहा हूं। आतंकियों के लिए इनके भी शासन व्यवस्था में जो सुप्रीम कोर्ट खुलता है, ये हमारे यहाँ जो है न्यायिक संस्था का जो है वो है कि आज भाजपा की सरकार उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आतंकी के लिए रात में न्यायालय खुलता है। ये हमारे यहाँ न्यायिक स्वायत्ता का एक प्रमाण है। और उसी बंगाल में अभी 3 महीने पहले 3 महीने कर 2023 में महिलाएं जाती हैं जब माननीय ममता बनर्जी जी की सत्ता होती है, और किस प्रकार से वहां सामूहिक तौर पर उनके साथ रेप किए जाते हैं। उस घटना को लेकर के जाते हैं कि भैया मणिपुर की आप सुनवाई कर रहे हैं तो मेरी भी सुनवाई कर लीजिए। यही जस्टिस होती हैं बीवी नागरत्ना, वो कहती नहीं मणिपुर वाले केस से आपकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मणिपुर केस में ईसाई हैं कुकी, तो वो जो है इनके अपने पुरखे हैं, और वो चूंकि एक हिंदू बाहुल इलाका है, वो हिंदू बाहुल लोग हैं जो पीड़ित वहां शोषित हैं, तो इसलिए उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती। तो आप लोगों के लिए मानवाधिकार क्या है, आप लोगों के लिए न्याय क्या है, आप लोगों के लिए जस्टिस क्या है, आपको लोगों के लिए क्या है, तो इसके पर हमको लेक्चर मत दीजिए। और मोहब्बत की बात जब आप करते हैं तो मोहब्बत यही है, आप कहते हैं मेरे तीखे सवालों से क्यों जो है प्रधानमंत्री बचते हैं। तो मोहतरमा, आप लोग मोहब्बत की दुकान चलाने वाली हैं, तो मोहब्बत की दुकान में तीखापन क्यों। बाकी की चर्चा को हम विराम देते हैं, चर्चा लंबा हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वतः विचार करें, विमर्श करें कि हम लोग कहाँ हैं और किस प्रकार से हम लोगों को छला जा रहा है। और बहुत बेहतर लगा कि सीबी जॉर्ज साहब ने कम से कम भारतीय अतीत के उस काल का सिंहावलोकन किया, उस काल को हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया जिसको हम लोग भूल चुके हैं। शायद आप भी जब कहीं बैठेंगे तो कम से कम इनसे प्रेरणा लेते हुए अपनी बात रखने में आपकी ये बातें मदद करेंगी। धन्यवाद।